Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 30 नवंबर एंड डे है ट्यूसडे। सबसे पहली बात यार कि अगर आपको अपस्टॉक्स पर अपना अकाउंट खोलना है और उसके ऊपर आपको 1000 रुपीज़ तक फ्री ब्रोकरेज चाहिए, तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा अपस्टॉक्स ऐप का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको कोई कोड वगैरह कुछ पुटअप नहीं करना है। बस आपको इस नीचे जो लिंक दिया हुआ है इसी से डाउनलोड करना है। मतलब अगर आप खुद से जाके प्ले स्टोर पर जाके सर्च करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी, बट अगर आप नीचे से डाउनलोड कर लेंगे तो वो हो जाएगा। दूसरी बात कि वो आपको प्ले स्टोर पे ही रीडायरेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको अनसेफ एपीके वगैरह कुछ बता रहा हूँ। और उसमें आपको अगर आपका मतलब अगर आप पैन कार्ड होल्ड करते हैं और आधार कार्ड होल्ड करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट वैसे भी खुलवा ही लेना चाहिए, तो उसके थ्रू आप खुलवा सकते हैं उस अकाउंट को। बस आपको 2-3 डिटेल्स अपनी देनी पड़ेंगी उसके अंदर। अपस्टॉक्स ऐप है जो रतन टाटा द्वारा फंडेड है, तो मतलब सेफ चीज़ है। और आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा और कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे नेम, फ़ोन नंबर वगैरह, तो उसके थ्रू आपका अकाउंट खुल जाएगा। और 1000 रुपये की ब्रोकरेज का मीनिंग होता है कि आप अगर 50,000 के आसपास लगभग ट्रेडिंग करते हैं तब आपकी इतनी ब्रोकरेज लगती है। तो अगर आपको इतनी करनी है मतलब ट्रेडिंग, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी लिमिट है। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। एमिड वायरस स्केयर बुल्स एंड बियर्स फाइट इट आउट ऑन दलाल स्ट्रीट। बहुत बेसिक बात है, मैंने आपको पहले बताया डी स्ट्रीट या फिर वॉल स्ट्रीट जहाँ कुछ लिखा हो उसका मीनिंग होता है स्टॉक मार्केट। डी स्ट्रीट का वैसे मीनिंग है यहाँ पर दलाल स्ट्रीट, और दलाल स्ट्रीट के ऊपर बीएससी की बिल्डिंग है, तो इसीलिए वो अब दलाल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एमिड वायरस स्केयर का मीनिंग हुआ कि जो नया वायरस का वेरिएंट आ रहा है, हमने कल भी देखा था ओमिक्रॉन जिसका नाम है, अफ्रीका में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। बुल्स एंड बियर्स फाइट, मतलब बुल्स और बियर्स, बुल का मीनिंग होता है बाइंग प्रेशर और सेल बाय मतलब सेल का मीनिंग मतलब बियर्स का मीनिंग होता है सेलिंग प्रेशर। तो बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर दोनों ही थे मार्केट के ऊपर, और दलाल स्ट्रीट के ऊपर ना स्टॉक मार्केट के अंदर इसकी फाइटिंग हुई। अब इसमें ये टर्म्स कब लिखी होती हैं इस तरीके से, जब मार्केट ने कुछ भी परफॉर्मेंस ना दी हो, यानी कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, बहुत बार 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 बार, बट अंत में आके क्लोज यहीं पर ही हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो वोलेटिलिटी वाला पूरा होता है, ये इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि बुल और बियर फाइट कर रहे हैं। कभी बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, बाइंग प्रेशर बढ़ते ही ऊपर चले जाएगा, सेलिंग प्रेशर फिर बाय सेल बाय, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। इंडियन स्टॉक बेंचमार्क्स एंडेड मार्जिनली हायर ऑन मंडे। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले वीक लगभग 4% के आसपास फॉल आया था मार्केट्स के अंदर, दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर। और अभी मंडे को कल इंडाइसिस जो है दोनों निफ्टी और सेंसेक्स 0 पॉइंट समथिंग परसेंट दोनों बढ़े। तो विद इन द वेक ऑफ न्यू कोविड-19 वेरिएंट, ये हमने देखा था। तो वो ये कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो मतलब थोड़ी सेफली खेलना चाहते हैं, वो सेल कर देते हैं जल्दी से, और जो ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आते हैं वो बाय कर लेते हैं। ऐसा कुछ कुछ चलता है यहाँ पर। और अगर आपको परसेंटेज जानने कितने कितने से बढ़े हैं, तो सेंसेक्स 0.3% से, निफ्टी 0.2% से बढ़ा है। तो इतने इंक्रीज को इंक्रीज हम कह नहीं सकते हैं, बस ये है कि न्यूट्रल डिमांड अभी चल रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से बाकी वर्ल्ड है। अच्छा, इसमें ये है कि मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि हमने थर्ड वेव के मतलब जब सिम्टम्स थे अगस्त के आसपास, हमने ये भी सुना था कि थर्ड वेव या आप कह सकते हैं नया वेरिएंट केरला वाले एरिया में भी अभी फैल रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले भी पॉपुलर हुआ था वापस से। पर इसमें क्या है कि इसमें डब्ल्यू ने कोई स्टैंड नहीं लिया था। डब्ल्यू ने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर ये नहीं बोला था कभी भी कि केरला वाला जो है वो नया एक पूरा वेरिएंट है, तो उसकी वजह से मार्केट्स के ऊपर या और किसी एस्पेक्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। अब यहाँ पर क्या है, इस ओमिक्रॉन वाले वेरिएंट को लेकर डब्ल्यू ने मंडे को ही कल ही एक वार्निंग जैसा कुछ दे दिया है, और 2-3 दिनों से एक्चुअली में उनकी स्टेटमेंट में ये हाईलाइट हो रहा था, द अफ्रीकन वायरस, इस तरीके से कुछ कुछ वो बोल रहे थे। और यहाँ पर वो ये कि फिर ओमिक्रॉन हाईलाइट हो गया, और हाईलाइट होते ही कोई भी चीज़ मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ती है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्निंग ऑन मंडे दैट द कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट, मतलब वो ये कि वो हाई रिस्क थ्रेट या फिर थर्ड वेव का थ्रेट ला सकता है। तो ये हमने पूरा यहाँ पर देख लिया। सेकेंड न्यूज़ एक तो बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है। इंडिया बॉर्न पराग अग्रवाल टेक्स ओवर सीईओ
ट्विटर सीईओ फ्रॉम डोर्सी। तो जैक डोर्सी आपको पता होगा ट्विटर के सीईओ हैं, उनको टेक ओवर कर रहे हैं इंडिया के पर्सन है पराग अग्रवाल। ये वैसे आईआईटी बॉम्बे के एलुमनस है, मतलब वहाँ से पढ़े हुए हैं, और पहले ये ट्विटर के अंदर ही सीईओ सीटीओ का काम करते थे। सीटीओ मतलब होता है चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर। तो टेक कंपनीज के अंदर ये भी एक पोस्ट रहती है चीफ सी सूट के अंदर। तो ये हमने पूरा देख लिया यहाँ पर। नाउ आरबीआई एक्सेस आर कैप बोर्ड अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अंदर बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है कि रिलायंस कैपिटल, आपको पता होगा रिलायंस कैपिटल ने वो उनका दिवाला ही उड़ गया एक तरीके से आप कह सकते हैं। और अब जो उनका डेट है, उनका डेट कितना है? उनका डेट है 20,000 करोड़। यहाँ पे इनका डेट है मेनली। और इसके लिए मतलब इसको रिकवरी करने के लिए किसी तरीके से आरबीआई ने क्या किया है, जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो रिलायंस कैपिटल थी जिसके अंदर अनिल अंबानी भी आते हैं, तो उन सबको सैक कर दिया। सैक मतलब ख़त्म कर दिया एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और उसके बाद क्या किया, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर लिया, जो यहाँ पर है फॉर्मर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो था, मतलब उसका नाम चेंज हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाई नागेश्वर राव। तो ये इनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर लिया गया है। अब ये क्या करेंगे, ये इस डेट को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी कंपनी के थोड़े बहुत असेट्स बचे हैं, कुछ भी बचे कंपनी का, उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो ये कुछ ना कुछ इसमें से डेट कम से कम रिकवर हो सके। तो यहाँ पर यही न्यूज़ थी, ज़्यादा इसमें कोई है नहीं। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी लॉ से रिलेटेड बातें हैं, कि जैसे कोई भी चीज़ अगर इंसॉल्वेंसी वगैरह से रिलेटेड होती है, तो एनसीएलटी के अंदर वो उसका केस एक तरीके से चलता है पूरा। एनसीएलटी मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी का कोर्ट कह सकते हैं एक तरीके से आप। तो इसके अंदर एनसीएलटी के अंदर बहुत सारे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड केसेस चलते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी इसका केस भी सुपरवाइज एनसीएलटी ही करेगी। तो यहाँ पर बेसिकली यही हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ख़त्म हो गया है, और जो आपके वाई नागेश्वर राव हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फॉर्मर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर लिए गए हैं, और बाकी एनसीएलटी इस पूरी प्रोसेस को सुपरवाइज करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया। बाकी आर कैप्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जो रिलायंस कैपिटल के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही होते हैं दरअसल। उसके अलावा जो क्रेडिटर्स होते हैं वो होते हैं कि आपने बिजनेस में क्रेडिट किसी से लिया हो, कि आपने किसी से सर लेट सपोज कि आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो आपने उसकी पेमेंट नहीं की हो, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं। बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मतलब जिनसे आपने लोन लिया है, पैसे लिए डायरेक्टली। हैड सॉट आरबीआईज इंटरवेंशन टू गेट देयर मनी बैक, मतलब उन्होंने ये सोचा है कि आरबीआई बीच में इंटरफेयर करेगा, हमें पैसे वापस देगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको हम एक कभी कभी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्केप्टिसिज्म बोल देते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी के लिए। इसमें क्या होता है कि कंपनीज जो होती है जब वो रनिंग कर रही होती है, मतलब प्रॉपरली उनका फंक्शन सब कुछ चल रहा होता है, जैसे अभी के लिए मान लेते हैं रिलायंस जो इंडस्ट्रीज़ वाली है, अगर मान लेते हैं वो कंपनी रन कर रही है, तो हम ये नहीं चाहेंगे, या रिलायंस कंपनी खुद भी ये नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, उसको फ्री रूल करने दे, मतलब जितना जैसे उसको काम करना है, जहाँ पे उसको ट्रेड करना है, कोई ड्यूटी वगैरह कुछ टैक्सेस वगैरह नहीं लगाने चाहिए। तो ये सभी चाहते हैं, ठीक है। और अगर कंपनी बंद हो जाती है तो सब क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। तो ये स्केप्टिसिज्म होता है यहाँ पर, इकोनॉमिक स्केप्टिसिज्म इसको बोल सकते हैं। और कैपिटलिज्म जहाँ पे शुरू होता है तो वहाँ की एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि गवर्नमेंट क्यों हेल्प करे। गवर्नमेंट के पास एक रीज़न नहीं होता है स्ट्रॉन्ग, बट आफ्टर ऑल रीज़न एक निकल ही जाता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी इसकी वजह से काफ़ी मिलियंस के अंदर, और वो सब चीज़ें तो हैं ही, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा रहेगा। खैर, अब न्यूज़ पे चलेंगे। नेक्स्ट, स्टेप्स टू रेगुलेट ट्रैक क्रिप्टो मूटेड। बहुत ही बेसिक न्यूज़ है इसके अंदर। मैंने आपको रिपीटेडली बताया 2-3 बार कि क्रिप्टो बिल आपका विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। विंटर सेशन कल से ही स्टार्ट हो गया है, मंडे से स्टार्ट हो गया है। और अभी क्या है कि अभी कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी। पहली चीज़ उसमें से ये आई है कि हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है गवर्नमेंट क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपके 4 स्टेप्स बताए हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये हम देखने वाले हैं ना। पहला स्टेप है इसका कर्व्स ऑन पीयर टू पीयर डील्स। पीयर टू पीयर डील्स का मीनिंग सुनने से तो ऐसा लगता है कि कोई बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होने वाली है, बट उसका बहुत ही बेसिक मीनिंग है कि जैसे मैंने आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया, तो डायरेक्टली मैं ही आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मतलब क्या होता है कि मैं आपको कॉन्ट्रास्ट में समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मुझे आपको कोई चेक देना है, तो मैं आपको चेक दूंगा, उसके लिए पहला मैं आपको चेक बनाऊंगा चेक, फिर वो आप अपने बैंक में जाके सबमिट करेंगे। फिर वहाँ पर क्या होगा कि मेरा बैंक जो है वो दरअसल आपके बैंक को पैसे दे रहा होगा आपके नाम पर।
तो इस तरीके से होगा, यहाँ पे बैंक बीच में इन्वॉल्व होंगे, और बैंक बीच में इन्वॉल्व होते ही एक तरीके से आरबीआई भी इन्वॉल्व हो गया। आरबीआई चाहता है तो वो डिटेल्स निकलवा सकता है, बट यहाँ पर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी डिटेल्स नहीं निकलवा सकता। ब्लॉकचेन के ऊपर सारा ही ट्रांजेक्शन जो है स्टोर होगा। जैसे मान लेते हैं एक बिल बनेगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कुछ होता नहीं है, बट एक बिल बनेगा जिसके अंदर लिखा होगा एक्स पर्सन ने मुझे पे किए, वट एवर ए से लिख सकते हैं, और इतने बिटकॉइन से इतने प्राइस पर इतने टाइम पर, ये सब। और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा ट्रांजेक्शन स्लिप जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सेव्ड हो जाएगी। तो उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, बस एक नेटवर्क है जो उसको एक्सेस कर सकता है, और नेटवर्क के ऊपर भी किसी का कंट्रोल नहीं है एक तरीके से। तो वहाँ पर वही है कि इस चीज़ के ऊपर रोक लगा दी जाएगी, कर्व लगा दिया जाएगा। अब जो भी होगा आरबीआई के रेगुलेशन के साथ होगा, उसका आप कह सकते हैं कि पूरा डिटेल आरबीआई अपने पास रख सकता है और रखेगा ही रखेगा। तो ये हो गया यहाँ पर। और आरबीआई के अलावा बैंक्स भी रख सकते हैं, मतलब जिसके थ्रू आप ये डीलिंग करेंगे। नाउ, टैक्स ऑन एयर ड्रॉप्ड कॉइन्स। एयर ड्रॉप्ड कॉइन्स का मीनिंग होता है, जैसे आपने, मतलब मैं काफ़ी अच्छा एग्जांपल इसको सोचा है पहले से। तो जैसे आपने सुना होगा कि, मतलब आपने देखा भी होगा कि लेज़ वगैरह के जो पैकेट होते हैं उसके ऊपर ऊपर लिखा भी होता है और होता भी है कि 1 GB आपको फ्री डेटा उसके अंदर मिलता है। शायद अब तो नहीं मिलता, पर मेरे ख्याल से थोड़े दिनों पहले मिलता था। और जो 20 रुपये वाला होता है उसके ऊपर 2 GB मिलता है। तो ये जो फ्री डेटा है एक तरीके से, वो एयर ड्रॉप्ड डेटा है। तो इसी तरीके से एयर ड्रॉप्ड कॉइन्स क्या हुए, एयर ड्रॉप्ड कॉइन्स का मीनिंग हुआ, जैसे मान लेते हैं इसी का एग्जांपल लेते हैं कि लेज़ के पैकेट के ऊपर ही आपको लिखा हुआ कि आपको अंदर एक कोड मिलेगा जिसके ऊपर आपको मान लेते हैं कि 0.00000, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बिटकॉइन मिलेगा, 0.0001 बिटकॉइन मिलेगा। तो इस तरीके से हो सकता है, आपको एक अंदर कोड लिखा हुआ है, वो आपको बस सबमिट करना है अपने वजीर एक्स पे फॉर एग्जांपल, और आपको ये कोड मिल जाएगा, मतलब आपको ये इतना बिटकॉइन मिल जाएगा। तो ये जो आपको फ्री में बिटकॉइन मिला, ये एयर ड्रॉप्ड कॉइन होता है। तो अब एयर ड्रॉप कॉइन के ऊपर कैसे हम टैक्स लगाएंगे, तो पर यहाँ पर ये प्रोविज़न कुछ कुछ बनाया जाएगा जिसके हेल्प से इस परचेज़ के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ये हो गया यहाँ पर कैपिटल क्राइटेरिया फॉर एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर कोई भी डेटा इन्होंने नहीं बताया, बट कैपिटल क्राइटेरिया किस तरीके से एक्सचेंजेस, जैसे अभी के लिए क्या है कि कोई भी अपना एक्सचेंज खोल सकता है, क्रिप्टो एक्सचेंज, बट फिर क्या होगा कि क्रिप्टो एक्सचेंज वही ऑपरेट कर पाएगा, क्योंकि हम पीयर टू पीयर डील्स के ऊपर भी कर्व लगा देंगे, तो वो आरबीआई रेगुलेट कर सकता है। तो वो वही रन कर पाएगा जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करता है कैपिटल के। फॉर एग्जांपल 10 लाख करोड़ हमने मान लेते हैं गवर्नमेंट ने लगा दिया, तो जो 10 लाख करोड़ से ऊपर का कैपिटल एक्सचेंज होगा, क्रिप्टो एक्सचेंज होगा, वही रन कर पाएगा उसके बाद। फॉर एग्जांपल अभी कोई भी डेटा रिवील नहीं हुआ है, क्योंकि इट्स जस्ट स्पेकुलेटिव न्यूज़ की तरह से आप इसको देख सकते हैं। बाकी फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म टू अलाउ ओनली, हाँ ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एक सर्टेन काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी को ही अलाउ किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा भी था, प्राइवेट कॉइन्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बिटकॉइन वगैरह तो डिसेंट्रलाइज कॉइन्स हैं, तो ये सब चल सकते हैं। बाकी जैसे कुछ छोटे छोटे कॉइन, जैसे आपका डोज कॉइन है, शिबू है, ये जो भी थोड़े टाइम पहले काफ़ी फेमस हुए हैं, तो ये सब अलाउ हो सकता है कि ना किए जाएँ, क्योंकि ये कुछ सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेट कॉइन्स हैं, तो इसके ऊपर रेगुलेटर मतलब एक तरीके से बुरी नज़र से देख सकता है फॉर एग्जांपल। तो ये हमने जो है पूरा देख लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि आज ईटी मार्केट सेक्शन नहीं आया है, तो वो भी एक बात है इसके अंदर। हालांकि इसके अलावा हम कवर करते हैं, बाकी फाइनेंशियल न्यूज़ तो इसके अंदर है ही। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ है इकोनॉमी माइक्रो एंड मोर वाले सेक्शन के अंदर। CAG फ्लैग्स ट्रीटमेंट ऑफ बैंक रिकैप एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। बहुत ही थोड़ी सी लॉ से रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा समझने के अंदर। CAG क्या है? CAG है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। अभी मैं इन ऑर्गेनाइजेशन 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो वो थोड़ा और बोरिंग सा हो जाएगा। तो CAG जो भी है, ये क्या करती है, इन्होंने लोन दिया है, हैज़ रेज इट्स कंसर्न ओवर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बैंक रिकैपिटलाइजेशन। बेसिकली ये क्या है कि ये बैंक्स का ऑडिट वगैरह करती है। तो इन्होंने जब कुछ बैंक्स का ऑडिट किया, तो इनको पता चला कि बैंक्स ने एक धोखा वाली चीज़ कर रखी है इसके अंदर। बैंक ने क्या किया, बैंक रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है आपको ये समझना ज़रूरी है इसके लिए। पहले इसका मीनिंग होता है कि ये बेसिकली बॉन्ड का एक तरीका होता है, बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स बोलते हैं इसको आगे। तो ये बॉन्ड के फॉर्म में क्या करते हैं, गवर्नमेंट इनको पैसा देती है, कुछ बैंक्स को, PSBs को। PSB मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो गवर्नमेंट के ही बैंक्स हैं, उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, और वो रिकैपिटलाइज कर लेते हैं उस पैसे को, यानी कि उसको अपनी इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको लोन की फॉर्म में देने लग जाते हैं, एज इन कि वो उनका ही पैसा हो, उस फॉर्म में देने लग जाते हैं लोन को।
तो बेसिकली ये रिकैपिटुलेशन के लिए क्या हुआ कि जो ये CAG है उसने ऑडिट किया कि मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे 100 रुपीज़ उन्होंने बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए दिए थे कि आप लोन दे दो इतने का। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया अपने बैलेंस शीट के अंदर जब दिखाया तो क्या बताया कि हमें जो ये पैसे मिले हैं वो मिले हैं इशू ऑफ स्पेशल सिक्योरिटीज़ के अंदर, मतलब इस हेड के अंदर हमें ये पैसे मिले हैं। बट जब इन्होंने उस एक्सपेंडिचर दिखाया तो इन्होंने रिकैपिटलाइजेशन पे दिखा दिया। अब इसमें हुआ क्या कि आप अगर स्पेशल सिक्योरिटीज़ आप इशू कर रहे हैं तो आपको कैश मिलेगा, तो वो कैश कहाँ गया? तो वो आपने रिकैपिटलाइज कर लिया। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर गवर्नमेंट का क्लेम ख़त्म हो गया, यानी कि हमने ही अपनी मेहनत से सिक्योरिटीज़ को बनाया, हमने ही इशू किया, उसी से हमें गेन हो रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने हमें दिया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का क्लेम एक सेंस, सॉरी फॉर दैट। एंड मैं बता रहा था कि इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ मतलब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट का क्लेम एक तरीके से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये हुआ है। अब इसमें जो CAG है जो ऑडिट करती है, इन्होंने इस एक्ट के तहत मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इस एक्ट के तहत कुछ PSBs के ऊपर मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लांछन लगाया है, कुछ भी कह सकते हैं, केस फाइल किया है, इस तरीके से हुआ है। अब यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर जो है वो 2017-18 और 18-19 के ईयर्स का है, मतलब उसका ऑडिट हो रहा है। तो ये हमने पूरा देख लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो, मैंने मतलब इसको बोरिंग नहीं बनाया, बट अगर फिर भी कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। Now business resumption touches new high, Nivri rises to 114.5। बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसमें आपको समझना है बिजनेस रिजम्पशन की बात हो रही है। जैसे अभी आपकी ये वीडियो चल रही है तो आप अगर इसको पॉज करते हैं फिर आप इससे वापस से जब प्ले करेंगे तो उसको प्ले करना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिज्यूम करना। तो जो रिज्यूम करने का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है फिर से प्ले करना एक तरीके से। तो रिज्यूम करने का मीनिंग जो बिजनेस रिजम्पशन यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पर ये है। निबरी एक इंडेक्स है, मैं एक बार उस पॉइंट पे वापस आऊँगा। निबरी एक इंडेक्स है जिसकी फुल फॉर्म आपको नीचे दिखेगी, नोमूरा बिजनेस रिजम्पशन, नोमूरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स। नोमूरा क्या है? नोमूरा एक फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है, जैसे वही आपकी स्टॉक वाली सर्विस प्रोवाइड करना, कमोडिटी वगैरह, बैंक की थोड़ी बहुत काम करना, वो सब करना। तो नोमूरा ने एक इंडेक्स बनाया है। इसके अंदर क्या करते हैं कि बिजनेस रिजम्पशन प्री कोविड लेवल्स जब चल रहे थे 2019 के आसपास, तो उस टाइम पे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, चीज़ों के अंदर क्या क्या लेवल ऑफ सेल्स, क्या क्या लेवल ऑफ डिमांड, ये सब चल रहा था, लेवल ऑफ सप्लाई चल रहा था। तो उसके बेसिस पे वो कंपेयर करते हैं कि बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है ऑन द कंपैरिजन प्री कोविड लेवल्स, ऑन द कंपैरिजन ऑफ प्री कोविड लेवल्स। तो यहाँ पर बिजनेस रिजम्पशन टच इज़ न्यू हाई। तो प्री कोविड लेवल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो नई हाई हमने क्रॉस कर ली है इसमें। तो यहाँ पर यही हुआ है, पूरी न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। निबरी जो इस बात का इंडेक्स है वो 114 पे पहुँच गया। 114 का रफली मीनिंग ये है कि जितना बिजनेस लगभग प्री कोविड टाइम्स पर था उसका डबल हो चुका है। डबल से भी मतलब 114 टाइम्स, या आप कह सकते हैं 114% का गेन उसके अंदर आ गया है। तो ये हमने पूरा देख लिया ना। अब इसके अंदर ये है कि 28 वीक्स का मतलब ये वीकली एक इंडेक्स है। तो इसके अंदर जो नवंबर 28 को वीक ख़त्म हुआ उसके अंदर 114 पर ये पहुंच गया है। बाकी इससे पहले ये 113.4 इन द प्रीवियस वीक था। बाकी यहाँ पे आपको एक डेटा भी मिलेगा कि गवर्नमेंट विल रिलीज द ऑफिशियल जीडीपी डेटा ऑन ट्यूसडे। तो आज जो है गवर्नमेंट लास्ट ईयर का ऑफिशियल जीडीपी डेटा निकाल देगी, और मतलब इस साल के 2 क्वार्टर्स का भी निकाल देगी। एंड ET पोल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जो हमने कल देखा था कि 30 इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने पोल लिया था, उसके अंदर अभी यही था कि 8.3% मीडियन फोरकास्ट रहेगा सेकेंड क्वार्टर के लिए इस मतलब साल का। तो यहाँ पर हमने देख लिया। बाकी छोटे छोटे 2-3 इसके अंदर न्यूज़ आर्टिकल्स आप कह सकते हैं। GST और नोटिस पे, ग्रुप इंश्योरेंस, फोन बिल, AAR, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं अभी के लिए। बाकी नीति कॉल्स और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, इसको भी अब मतलब अगर आपको इन दोनों के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, बट अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। ना यहाँ पर चलते हैं टैरिफ हाइक्स टू ब्रिंग बैक गेन्स फॉर जियो एंड एयरटेल, ईज वी आईज प्लान पेन। तो इसका बेसिकली यही मीनिंग है। हमने देखा था थोड़े दिनों पहले एयरटेल के जो प्राइसेस हैं वो 26 नवंबर को बढ़ गए थे, और इफेक्टिवली 26 नवंबर से ही बढ़ गए थे। और जियो के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं और इफेक्टिव रहेंगे वो 1 दिसंबर से। तो वही है कि यहाँ पर इन दोनों ने ही प्राइसेस बढ़ा दिए, तो यहाँ से सीधी सी बात है कि इनके रिवेन्यू में बूस्ट आएगा। और यहाँ पर कुछ एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि 7500 करोड़ का दोनों टेलीकॉम को अलग अलग
मतलब दोनों को ही 7500 करोड़ का बूस्ट मिलेगा अपने फ्री कैश फ्लोज के अंदर। फ्री कैश फ्लो मतलब क्या होता है कि अपना आप पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेते हैं कि आपका जो मेन काम से कैश आ रहा है माइनस आप कर लेते हैं कि जितना आपको डेट रीपे करना है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर इनको 7500 करोड़ का फ्री कैश फ्लो और आ सकता है जो रिवेन्यू है बेसिकली। तो इसमें यही हुआ है कि प्रीपेड टैरिफ हाइक्स हुई थी उसके अंदर से। प्रीपेड टैरिफ हाइक्स आप समझ रहे होंगे कि प्रीपेड जो रिचार्जेस होते हैं उनके प्राइस इसका हाइक हो जाना। और ये हो गया यहाँ पर द एवरेज प्राइस हाइक्स आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट भारती एयरटेल एंड जियो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। इसका मीनिंग ये होता है कि हर यूज़र जो आपके मतलब सब्सक्राइबर बेस के अंदर है वो को कितने पैसे दे के जा रहा है। तो वो 20 से 25 रुपये से बढ़ने वाला है जो कि इनॉर्मस अमाउंट है। अभी के टाइम पे टोटल चल रहा है मार्च 2022 में फ्रॉम 153 एंड 144, मतलब एयरटेल के लिए 153 और जियो के लिए 144 इस तरीके से। तो यहाँ पर 20 से 25 रुपये बढ़ना का मीनिंग हो गया कि लगभग 16-15% के आसपास का इंक्रीज़ हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर जियो टू रेज्ड प्रीपेड टैरिफ्स बाय 21% इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 1। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया था। बाकी एक और इसके अंदर न्यूज़ थी छोटी सी कि रिलायंस जो वीआई है, वीआई ने अपने प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं बट फिर भी उनको गेन होगा और वो उसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें अपनी जो डेट वगैरह है उनका रीपे कर पाएंगे। और इनका तीनों ही इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया शेयर्स रोज 4.3% टू 11.3 इन द लेट रेट। बाकी शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज जियोज पेरेंट रोज 1.4% टू 2447, मतलब दोनों का ही बढ़ गया यहाँ पर। बाकी अगर आप एयरटेल का भी देखेंगे तो मैंने एयरटेल का मार्क नहीं कर रखा है बट एयरटेल का भी बढ़ा होगा। यहाँ पर है कि एयरटेल भारतीय एयरटेल स्टॉक वॉज अप 0.3% एट 739.35। तो तीनों का ही स्टॉक जो है ये न्यूज़ आने के बाद, ये चीज़ें होने के बाद बढ़ा है। तो यहाँ पर हमने पूरा देख लिया। बाकी स्टार हेल्थ रेजेस 3217 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स अहेड ऑफ आईपीओ। एंकर इन्वेस्टर्स का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है, तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके नीचे बताएं। और आईपीओ से पहले इन एंकर इन्वेस्टर्स ने 3217 करोड़ की इन्वेस्टमेंट स्टार हेल्थ वाली इंश्योरेंस कंपनी के अंदर की है। अब मैंने इनकी आपको आईपीओ की इन्फॉर्मेशन पहले भी दे रखी है और अगर हुआ तो मैं छोटी वीडियो इसके लिए बना दूंगा। खैर ये इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसके अलावा नहीं रह जाती है। बाकी इसके अंदर ये है कि किस किस ने इसके अंदर फंडिंग दी है अभी के लिए, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और यहाँ पर जनरली दूसरी कंट्री के ही कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने दी है। जैसे पहले आपको दिख रहा होगा मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो यहाँ पर ये एक तरीके से सिंगापुर का मॉनेटरी, मतलब सिंगापुर का आरबीआई आप कह सकते हैं। सिंगापुर का आरबीआई इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पर। बाकी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इस गवर्नमेंट्स ने ही इन्वेस्टमेंट की है बहुत सारी। नाउ आरबीआई सिग्नल्स नॉर्मलाइजेशन वाया सेकेंडरी सेल्स ऑफ जीसेक्स। सबसे पहली बात, जीसेक्स क्या है? जीसेक्स मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जी से गवर्नमेंट एंड एसईसी फॉर सिक्योरिटीज़। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि सेकेंडरी सेल्स ऑफ जीसेक्स का मीनिंग होता है, सेकेंडरी सेल्स का मीनिंग होता है आप ऐसे मार्केट के अंदर अपनी चीज़ को ला रहे हैं जिसमें लोग आपस में बाय सेल कर पाएंगे। तो जैसे आपने प्राइमरी सेल, आप कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये आईपीओ की न्यूज़ है। आईपीओ आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि एक साइड कंपनी बैठी है सेल करने और कोई भी सेल नहीं कर सकता है, सिर्फ कंपनी सेल कर सकती है। तो यहाँ पर कंपनी सेल कर रही है और एक इन्वेस्टर है वो बाय कर रहा है, या फिर मतलब एक बैंक बाय कर रहा है, कुछ भी है, वो इधर से एक बाय डिमांड आ रही है और एक ही साइड से सप्लाई डिमांड आ रही है। बट सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग होता है कि जो बेच रहा है और सेल कर रहा है वो कोई भी हो सकता है। वो कंपनी खुद भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, बैंक वगैरह इंस्टीट्यूशन कंपनी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से बाय डिमांड भी उन्हीं कुछ लोगों में से आ रही है और सेल डिमांड भी उन्हीं कुछ लोगों में से आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आरबीआई ने अपनी कुछ जी6 यानी कि गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ को निकाला है। तो यहाँ पर हमने थोड़े दिनों पहले वो भी देखा था जब LRS था, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, की बाहर के लिए कुछ सिक्योरिटीज़ को ओपन कर दिया गया था। तो वही है कि उसका एक एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं और सेकेंडरी सेल्स इंडिया के अंदर हुई है। इससे इससे क्या पता चलता है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आरबीआई ने सोल्ड किया है 1435 करोड़ की सिक्योरिटीज़ सोल्ड की है। इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं सिग्नल्स नॉर्मलाइजेशन जो बात यहाँ पे लिखी है वो क्या है कि आरबीआई ने बेचा और इंडियन इन्वेस्टर्स ने खरीदा। इसका मीनिंग क्या है कि इंडियन इन्वेस्टर्स के पास इतना बड़ा अमाउंट लिक्विड फॉर्म के अंदर रखा हुआ था, आप कह सकते हैं।
तो ये बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि लिक्विडिटी नॉर्मलाइज हो गई है। आपको नीचे भी दिखेगा यहाँ पर, दो सेकेंडरी मार्केट ऑन स्क्रीन सेलिंग बाय द सेंट्रल बैंक इज इंडिकेटिव ऑफ लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन। तो ये मैंने आपको अभी बात समझाई है कि मतलब कोई अगर कोई चीज़ बाय कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, तो वो उसके पास लिक्विडिटी उतनी पड़ी होगी। लॉन्ग टर्म रेट्स आर सो फार राइजिंग एट अ स्लोअर पेस देन शॉर्ट टर्म रेट्स। मतलब इसके अंदर वो ये है कि सिंस आरबीआई ने आफ्टर ऑल एक तरीके से गवर्नमेंट से लोन, मतलब सिक्योरिटीज़ या पर्सन से, पब्लिक से आप कह सकते हैं, पब्लिक से लोन ही लिया है, तो लोन लेने के अंदर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट के अंदर ये बात लिखी हुई है इंटरेस्ट रेट के कॉन्टेक्स्ट में कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनका जो चलो फिर भी मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है थोड़ा इंटरेस्ट रेट, जो हमें देना पड़ेगा और एक तरीके से मतलब हमें ही मिलेगा और आरबीआई को देना पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा धीरे से ही, स्लोअर पेस से ही बढ़ रहा है। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पर। और मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में से कौन सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए? तो मतलब कौन सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा अगर आप लोन लेते हैं तो। खैर ये छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, बट इसके बाद चलते हैं इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो का एक और पेज है यहाँ पर बीच में, और इसके अंदर एक ही न्यूज़ है, स्ट्रेटेजिक सेल प्लान फॉर 22 PSUs 17 ऑन गोइंग। स्ट्रेटेजिक सेल्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको दो सेल्स के एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना लिया है। टेस्ला मान लेते हैं कि अपना इंडिया का जो इनका बिजनेस है वो सेल करने के लिए निकालता है। सेल करने के लिए सिर्फ दो ही बिल्डिंग्स आती हैं, टाटा मोटर्स और रिलायंस। टाटा मोटर्स आपको पता है पहले से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है, और रिलायंस एज सच ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली तो अब उनका ऑयल तो है ही हर जगह पे, बट डायरेक्टली वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर अगर रिलायंस इसको बाय करता है, मतलब फाइनल बिडिंग में जीतता है, तो रिलायंस के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से होगा यहाँ पर। मतलब ये सही बात है कि रिलायंस अपनी मैनेजमेंट वगैरह उसके अंदर लगाएगा, बट रिलायंस के लिए कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो रिलायंस के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट होगी। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स अगर इसको बाय करता है, जो पहले से ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी, वो अपने मार्केट शेयर को इससे बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का मीनिंग ये होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 22 PSUs की बात की गई है, इसके अंदर एक कंपनी है BPCL। मान लेते हैं BPCL को अगर रिलायंस खरीद लेता है, जो पहले से पेट्रोलियम के अंदर है, और BPCL भी पेट्रोलियम के अंदर है, भारत पेट्रोलियम कैपिटल कंपनी लिमिटेड होगा शायद इसका नाम, भारत पेट्रोलियम है, इतना तो मुझे याद है। तो भारत पेट्रोलियम को अगर रिलायंस खरीद लेता है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली इस सेक्टर के अंदर ही इन्वॉल्व है। तो इसमें हमने यहाँ पे पूरा देख लिया स्ट्रेटेजिक सेल का मीनिंग। स्ट्रेटेजिक सेल इस बजट के अंदर, सिंस अब क्या है कि विंटर सेशन आने वाला है, तो बहुत सारी आपको न्यूज़ लॉज से रिलेटेड इसीलिए दिख रही है क्योंकि कुछ चेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेल जो होने वाली है वो यहाँ पर 22 PSUs की प्लान हो गई है, और 17 की ऑन गोइंग, 17 की चल रही है, बिडिंग उसके लिए लग रही है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इज प्योरली परसुइंग स्ट्रेटेजिक सेल इन 22 फर्म्स ऑफ विच 17 आर ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग BPCL, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉन्कोर, BEML। तो ये सब आप देख सकते हैं। और इस फिस्कल ईयर के लिए आप देख सकते हैं 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है इस साल के लिए। मतलब इस साल का मीनिंग होता है कि मार्च में जो एंड होगा वो वाला साल। तो सिंस 2016 इन प्रिंसिपल नॉट टू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन 35 CPSEs। तो CPSE यहाँ पे बेसिकली मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट हाईलाइट करना चाह रहा था। CPSE का मीनिंग होता है, जैसे PSE होता है, PSE होता है मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो जो भी कंपनी जो गवर्नमेंट होल्ड करती है तो वो PSE होती है। अब गवर्नमेंट भी दो तीन तरीके की होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनमें से अगर वो किसी एंटरप्राइज को होल्ड करती है तो वो CPSE हो जाता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, में भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपने शायद गेस भी कर लिया होगा कि SPSE भी होता है। SPSE मतलब आपकी स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। हालांकि इसमें एक और छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि IPO लेकर आए कुछ, जैसे LIC जैसी कंपनियों का, मार्च क्वार्टर तक। तो वो भी डिसइन्वेस्टमेंट का ही एक तरीका होगा, बट वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगी यहाँ पर। तो ये हमने पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको पूरे न्यूज़ के अंदर, पेपर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी इसके बाद क्या है कि इसके बाद एडिटोरियल दिया हुआ है एक पेज के ऊपर, और इसके बाद स्टार्टअप्स के एक पेज है पूरा, और इसके बाद ET बना के, जिसके अंदर मतलब वही है कि स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड न्यूज़ आती है, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। और बाकी हमने कवर कर लिया जो इकोनॉमिक फाइनेंस वाली न्यूज़ थी।
और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जो मैंने आपको बताया था कि अपस्टॉक्स ऐप, अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप उसके अंदर करवा सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने में कोई भी डाउट भी हो तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।